Dear children, welcome back to our channel. Today we are going to discuss here about a very important topic of English grammar, case. Case यानी कारक. तो आइए हम देखते हैं. केस. तो सबसे पहला हमारा सवाल ये उठता है कि हम केस किसे कहते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केस. तो केस इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन. यानी नाउन या प्रोनाउन किसी भी वाक्य में जिस तरह से प्लेस्ड होते हैं या जिस भी तरह से वो फंक्शन करते हैं तो वह कारक कहलाता है. जैसे नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, कभी वाक्य में वो ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं और कभी पॉजेसिव केस के रूप में आते हैं. तो ये जो है केसेस ऑफ नाउन्स या प्रोनाउंस कहे जाते हैं. और इसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं. जैसे आई, मी, माई, वी, अस, आवर, ही, हिम, हिज. ये सब प्रोनाउंस के फॉर्म्स हैं और ये वाक्य में अलग अलग तरीके से रोल करते हैं. जैसे आई किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आता है, मी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, वही माई जो है पॉजेसिव केस में आता है. उसी तरह से वी जो है हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है, अस जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आता है और आवर पॉजेसिव केस के रूप में आता है. उसी तरह ही जो है सब्जेक्ट के रूप में आता है, हिम किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है और हिज जो है किसी भी वाक्य में पॉजेसिव केस के रूप में आता है. यानी हम कह सकते हैं कि जब नाउन या प्रोनाउन किसी भी वाक्य में जिस रूप में फंक्शन करते हैं हम तो उसे ही हम कारक कहते हैं, उसे ही हम केस कहते हैं. तो ये केस की परिभाषा रही. अब हम देखते हैं कि केस कितने तरह का होता है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस इन आवर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर. अभी जो हम किताब पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की, उसमें केस 3 तरह के बताए गए हैं. कौन कौन से हुए हैं आइए देखते हैं. पहला केस है आपका नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस. दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा केस है पॉजेसिव केस. तो ये 3 जो है केस के रूप हैं. पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा जो है पॉजेसिव केस. अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि नॉमिनेटिव केस को ही हम लोग नॉमिनेटिव केस को ही हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग एक्विजेटिव केस भी कहते हैं. एक्विजेटिव केस और पॉजेसिव केस को हम लोग जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं. जेनेटिव केस. तो यहां पे बिल्कुल स्पष्ट है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस. फर्स्ट नॉमिनेटिव केस और इसे हम क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस. यानी कि हिंदी में से हम कहते हैं कर्ता कारक. कर्ता कारक स्पष्ट है. दूसरा हमारा केस है ऑब्जेक्टिव केस और इसे ही हम कहते हैं एक्विजेटिव केस और इसके हिंदी में हम कहते हैं कर्म कारक. और तीसरा हमारा केस है पॉजेसिव केस और इसे ही हम कहते हैं जेनेटिव केस और इसे हिंदी में हम कहते हैं संबंध कारक.
तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि केस 3 तरह के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, और यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा केस है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस को ही हम एक्विजिटिव केस भी कहते हैं। और तीसरा हमारा केस है पॉजेसिव केस, और इसे ही हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। इसलिए आप कभी भी कंफ्यूजन में न रहें कि एक्विजिटिव केस अलग से होता है, जेनेटिव केस अलग से होता है। चलिए, तो हम एक एक करके अब केस को देखते हैं। जैसे पहले हमारा केस है नॉमिनेटिव केस, तो पहले हम नॉमिनेटिव केस को देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस है क्या। नॉमिनेटिव केस इसे हिंदी में हम कर्ता कारक कहते हैं। यानी when a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. I repeat, when a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. यानी कि संज्ञा या सर्वनाम जब नाउन या प्रोनाउन किसी भी वाक्य में कर्ता के रूप में कार्य करते हैं तो उसे उस वाक्य में कर्ता कारक के रूप में कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मोहन writes a book। हमने इस वाक्य में देखा कि मोहन राइट्स ए बुक। इस वाक्य में मोहन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, वो हमारा नॉमिनेटिव केस होगा, कर्ता कारक होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, ही lives in दिल्ली। ये दूसरा सेंटेंस हमारा है कि ही लिव्स इन दिल्ली। तो इसमें ही जो है वो नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि यहाँ पे ही जो है कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, आई एम हैप्पी। चौथा एग्जाम्पल हमारा होगा, वी प्ले क्रिकेट। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में हम ये देखते हैं कि इसे ही लिव्स इन दिल्ली, इसमें ही का प्रयोग कर्ता के रूप में हुआ है, यानी यह नॉमिनेटिव केस है। यहाँ आई एम हैप्पी में आई का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है। और वी का प्रयोग भी, वी प्ले क्रिकेट, इस वाक्य में सब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ है, नॉमिनेटिव केस के रूप में हुआ है, यानी यह कर्ता कारक है। ये हमारा नॉमिनेटिव केस रहा। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यह ध्यान देने की चीज़ है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम 3 तरह के केसेस पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। लेकिन कुछ और भी केस होते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। जैसे एक केस होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, इसे हिंदी में हम कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक। अब वोकेटिव केस को आजकल अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव केस में ही मर्ज कर दिया गया। वोकेटिव केस अब नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए वोकेटिव केस को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम वोकेटिव केस को देखेंगे तो वोकेटिव केस, जिसकी हिंदी होती है संबोधन कारक। वोकेटिव केस क्या होता है? तो व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस ए पर्सन डायरेक्टली, इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। यानी जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाए,
जब किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से उसका नाम लेके उसे बुलाया जाए तो वह संबोधन कारक का उदाहरण होता है, उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस ए पर्सन डायरेक्टली, इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रवि कम हेयर, रवि कम हेयर। यहां पे रवि को डायरेक्टली एड्रेस किया गया, रवि को सीधे सीधे हम संबोधित करते हैं कि रवि यहां आओ। दूसरा एग्जाम्पल है, रमेश आर यू प्लेइंग cricket this evening? Are you playing cricket this evening? दूसरा वाक्य में हम रमेश को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, रमेश को प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है कि रमेश आज शाम तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वोकेटिव केस। वोकेटिव केस यानी इसमें हम किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हैं, जो कि हमारा नाउन होता है। जैसे रवि, रवि यहाँ पे नाउन है और रवि को हम डायरेक्ट एड्रेस कर कहते हैं कि रवि कम हियर। उसी तरह रमेश को हम यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हैं, डायरेक्टली एड्रेस करते हैं और क्या कहते हैं कि रमेश आर यू प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, रमेश क्या तुम आज शाम क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये वोकेटिव केस का उदाहरण रहा। ठीक है, अब चलिए एक नज़र हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस में क्या ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें आपके लिए रिमार्केबल है। तो हम यह देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हमेशा वर्ब के पहले होता है। ठीक है, यह आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हमेशा वर्ब के पहले होता है। जैसे उदाहरण आप देखिए, जैसे मोहन राइट्स ए बुक, इसमें मोहन जो है आपका नॉमिनेटिव केस है और राइट्स जो है वर्ब है, और वर्ब के ठीक पहले आपका ये नॉमिनेटिव केस आया है। दूसरे वाक्य में लिप्स वर्ब है और इसके ठीक पहले ही जो है आपका नॉमिनेटिव केस आया है। तीसरे वाक्य में एम वर्ब है और उसके ठीक पहले आई जो है आपका कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस है। चौथे वाक्य में प्ले वर्ब है और वी हमारा नॉमिनेटिव केस है, यानी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हमेशा वर्ब के पहले होता है। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरा, अब हमें अपना नॉमिनेटिव प्राप्त करना हो तो हम कैसे प्राप्त करते हैं? टू फाइंड आवर नॉमिनेटिव्स वी पुट हु, हु मतलब कौन, किसने। जैसे ये सेंटेंस है मोहन राइट्स ए बुक, इसमें पूछते हैं हु राइट्स ए बुक, किसने पुस्तक लिखी, तो आंसर आएगा मोहन राइट्स ए बुक। तो जो आपका उत्तर आता है हु लगाने के बाद वो आपका नॉमिनेटिव होगा। दूसरे वाक्य में ही लिव्स इन दिल्ली, हु लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में कौन रहता है, तो आपका आंसर आएगा ही आपका नॉमिनेटिव हो गया। तीसरे वाक्य में आई एम हैप्पी, वो आपका क्वेश्चन है हु इज हैप्पी, कौन हैप्पी है, तो आपका आंसर आएगा आई। यानी टू फाइंड आवर नॉमिनेटिव्स वी पुट हु, हम अपने नॉमिनेटिव्स को जानने के लिए हु का प्रयोग करते हैं और इस तरह से हमारा नॉमिनेटिव बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने नॉमिनेटिव केस के बारे में जाना। अब आइए हम देखते हैं अपना अगला केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, और इसे ही हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस भी। एक्यूजेटिव केस हिंदी में से हम कहते हैं कर्म कारक। तो ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। यानी जब किसी वाक्य में
नाउन या प्रोनाउन क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करे या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो उस वाक्य में उसे ऑब्जेक्टिव केस का होना समझा जाता है। ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। यानी जब नाउन या प्रोनाउन किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ और फिर प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, एक्यूजेटिव केस कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम gave him a book। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। He gave Ram a book। तो देखिए ये जो हमारा एग्जाम्पल है राम गेव हिम ए बुक, इसमें ऑब्जेक्टिव केस कौन सा हमारा है? तो हम देखते हैं कि राम गेव हिम, यहाँ पे हिम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और बुक भी ऑब्जेक्टिव केस है। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट प्रयोग हुए हैं, एक हिम और दूसरा बुक। दूसरा हमारा सेंटेंस है ही गेव राम ए बुक, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक राम है और दूसरा बुक है। यानी किसी भी सेंटेंस में जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव केस का उदाहरण होता है। जैसे राम, देखिए पहले सेंटेंस में राम जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन दूसरे वाक्य में वही राम ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यानी पहले सेंटेंस में राम जो है नॉमिनेटिव केस का उदाहरण है और दूसरे केस में वही राम जो है ऑब्जेक्टिव केस का उदाहरण हो जाता है। यानी नाउन या प्रोनाउन जिस रूप में प्लेस्ड होते हैं, जिस रूप में वाक्य में फंक्शन करते हैं, उसे ही हम केस कहते हैं, उसे ही हम कारक कहते हैं। अब चलिए, क्योंकि ये वर्ब के साथ यहाँ पे गिव वर्ब है और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ कैसे कार्य करता है। अब इसी वाक्य को हम लिख सकते हैं राम gave a book to him। और दूसरा वाक्य को हम लिख सकते हैं he gave a book to Ram। अब यहाँ पे टू क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के साथ भी हिम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, राम ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और बुक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और यहाँ बुक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यानी किसी वाक्य में क्रिया के साथ या फिर प्रीपोजिशन के साथ जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस समझते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव केस का होना माना जाता है। तो ये हमारा उदाहरण रहा ऑब्जेक्टिव केस का। अब ऑब्जेक्टिव केस में आपको कुछ चीजें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे किसी भी वाक्य में केवल दो को ही ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसे होती है? एक वर्ब को और दूसरा प्रीपोजिशन को। किसी सेंटेंस में केवल वर्ब वो भी ट्रांजिटिव वर्ब, केवल वर्ब और प्रीपोजिशन को ही ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, बाकी किसी को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जब भी हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा तो वर्ब के साथ लगेगा या फिर प्रीपोजिशन के साथ लगेगा। क्लियर है? अब चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें और दूसरी ध्यान देने वाली चीजें क्या है। तो वर्ब हमेशा ऑब्जेक्टिव केस जो है वो वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद करते हैं। हम लोग शुरू से ही अपने एक जो स्ट्रक्चर है जिसके तर्ज पे हम सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, जिसे हम जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
ये शुरू से ही हम पढ़ते आए हैं। जैसे आई वर्ब कॉल्ड ऑब्जेक्ट हिम, ये हमारा ऑर्डर है जिसे हम शुरू से फॉलो करते रहते हैं। तो इसके अनुसार भी हमेशा ऑब्जेक्ट कब आता है? वर्ब के बाद आता है, और सब्जेक्ट कब आता है? वर्ब के पहले आता है। तो यह बहुत ही रिमार्केबल चीज है कि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आता है। और दूसरा क्या आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हमेशा प्रीपोजिशन के बाद होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ही आता है। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे हम कहीं जाने आने के लिए क्या प्रयोग करते हैं भाषा में? जैसे मुझे जाना चाहिए तो लेट मी गो। यहां पे लेट जो है इंग्लिश ग्रामर में लेट का अर्थ होता है मानना, लेकिन लेट एक वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। लेट इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की तरह कार्य करता है। तो लेट मी गो, मुझे जाना चाहिए। जाने कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, मैं यानी आई। तो यहां मी की जगह हम आई क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसलिए क्योंकि लेट हमारा वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए यहां पे हम आई का प्रयोग नहीं करके मी का प्रयोग करते हैं, लेट मी गो। जैसे हम कोई चीज शुरू करते हैं तो कहते हैं लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। हम शुरू करते हैं, हमें शुरू करना चाहिए। यहां अस के जगह हम वी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? जबकि स्टार्ट हम कर रहे हैं, और हम यानी वी इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि लेट यहां वर्ब की तरह आया है, और वर्ब के हमेशा बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, न कि सब्जेक्ट का। तो यहां ध्यान देने की चीज है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद प्रयोग होता है। दूसरा, प्रीपोजिशन के बाद। तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद कैसे होता है? उदाहरण देके देखते हैं। ही डिपेंड्स ऑन आई, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? ही डिपेंड्स ऑन आई। आप पढ़कर देखिए क्या यह सही है? तो हम कहेंगे नहीं, ही डिपेंड्स ऑन आई सही नहीं है, बल्कि आई की जगह क्या होगा? ही डिपेंड्स ऑन मी। क्यों? क्योंकि ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ आई ना होकर क्या होगा? मी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लिसन टू आई, लिसन टू आई, कृपया मुझे सुने। यहां पे यह सही है लिसन टू आई, क्योंकि सुनना तो मुझे ही है, मैं ही सुन रहा हूं, इसलिए हमने लिखा लिसन टू आई। लेकिन यह वाक्य सही नहीं है, बल्कि यहां आई की जगह पे क्या होगा? मी, लिसन टू मी। क्यों? क्योंकि टू हमारा प्रीपोजिशन है, और हम हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यह दो चीजें ध्यान रखनी है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है और प्रीपोजिशन के बाद आता है। दूसरी चीज हम जानेंगे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव केस कैसे प्राप्त करेंगे। टू फाइंड आवर ऑब्जेक्टिव वी पुट व्हाट और whom। हम वाक्य में व्हाट का प्रयोग करेंगे। जैसे राम गेव ए बुक, राम ने क्या दिया? व्हाट गेव राम, तो राम ने बुक दिया, तो ये बुक जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। दूसरा उदाहरण है कि हुम, राम ने बुक किसे दी, तो राम ने बुक उसे दी, तो हिम जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। दूसरा वाक्य देखिए, ही गेव ए बुक टू राम, उसमें राम ने क्या दिया? व्हाट गेव ही, तो राम ने बुक दिया, तो बुक आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। और उसने बुक किसे दिया, तो उसने बुक राम को दिया। यानी जब भी किसी वाक्य में हम व्हाट लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव केस प्राप्त होता है, और जब हम वाक्य में हुम लगाकर प्रयोग करते हैं तो भी हमें ऑब्जेक्टिव केस मिलता है। अंतर क्या है कि जब हम वाक्य में हुम लगाकर प्रयोग करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, और
व्हाट लगाकर प्रयोग करते हैं तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त करता है। जैसे इस वाक्य में राम गेव ए बुक, राम ने क्या दिया तो राम ने बुक दिया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और राम गेव हुम, राम ने किसे दिया तो राम ने उसे दिया, तो हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी हमने ऑब्जेक्टिव केस देखा और अब इसी क्रम में हम एक और ऐसे केस के बारे में पढ़ेंगे जिसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जगह नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इसे जानना बहुत आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं डेटिव केस। डेटिव केस, डेटिव केस, और इसे हिंदी में हम कहते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। अब चूंकि डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में ही मर्ज कर दिया गया है, अब डेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत ही आता है, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में इसे अलग से जगह नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन हम इसे जानेंगे डेटिव केस क्या होता है। तो डेटिव केस क्या होता है? व्हेन a noun or pronoun is used as the indirect object of a verb or preposition, it is said to be in the dative case। यानी जब नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के या प्रीपोजिशन के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, तो वह डेटिव केस यानी संप्रदान कारक कहा जाता है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आती है तो थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण से। जैसे ये उदाहरण हम लिखते हैं, राम gave a book, Ram gave him a book, Ram gave him a book। ये एग्जांपल है, राम गेव हिम ए बुक। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारा हिम है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा बुक है। तो हम क्या करते हैं कि हिम ऑब्जेक्ट को हम साइलेंट कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो हमारा वाक्य क्या बनता है, आइए देखते हैं। राम गेव अ बुक, राम गेव ए बुक। यदि हम हिम को साइलेंट कर देते हैं तो हमारा वाक्य बनता है राम गेव ए बुक, जिसका अर्थ होता है कि राम ने किताब दी, राम ने किताब दिया, और यह एक कंप्लीट सेंस है। तो जब वाक्य का अर्थ कंप्लीट हो तो इसमें जो ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है, ये जो बुक जो आपका ऑब्जेक्ट आया है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चलिए, अब इस ए बुक को हम साइलेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या बनता है। राम गेव हिम, राम गेव हिम। जब बुक को हमने साइलेंट कर दिया तो हमारा वाक्य बना राम गेव हिम, यानी राम ने उसे दिया। तो हम देखते हैं कि इस वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं है, क्योंकि राम ने उसे क्या दिया यह स्पष्ट नहीं है, यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि राम ने उसे क्या दिया। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसमें जो प्रयुक्त हुआ है हिम, इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। तो क्लियर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, जिसमें सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए। यानी राम गेव ए बुक, राम ने किताब दी, इसमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट है, इसलिए बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और राम गेव हिम, राम ने उसे दिया, राम ने उसे क्या दिया स्पष्ट नहीं है, तो हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा कैसे हम समझेंगे कि यह कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो हमने पहले बताया था आपसे कि जब वाक्य में व्हाट लगाया जाता है तो उसका उत्तर जो प्राप्त होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वाक्य में हुम लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए अब फिर से हम देखते हैं कि डेटिव केस क्या है। तो व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। यानी जब नाउन या प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं तो उसे हम डेटिव केस कहते हैं। तो इस वाक्य में हमारा डेटिव केस क्या हुआ
इस वाक्य में हमारा डेटिव केस हिम हुआ। क्यों? क्योंकि हिम जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरा वाक्य है ही गेव ए बुक टू राम। ही गेव ए बुक टू राम, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? राम ने किसे बुक दी? हुम लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट प्राप्त होता है। राम ने किसे बुक दिया? सॉरी, ही गेव ए बुक टू राम, इसमें बुक किसे दी गई है? तो बुक इसमें राम को दी गई है, तो राम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि हिम और राम जो है दोनों ये डेटिव केस के उदाहरण है। तो इस तरह से आपने डेटिव केस को जाना, और डेटिव केस जो ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत ही आता है। अब इसके आगे हम अध्ययन करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा केस है, पजेसिव केस। यानी पजेसिव केस का अर्थ होता है संबंध कारक, और इस केस को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स को, बहुत सारे बेसिक्स को यह क्लियर करता है। और इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए काफी समय चाहिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, स्टे होम एंड स्टे सेफ।